देखो टॉपलिंग मींस क्या होता है, जैसे कि ये एक बॉडी रखी हुई है, एक बॉडी रखी हुई है, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या है, आगे फोर्स लगाने पर क्या होता है, आगे भी खिसक सकता है, या तो फिर आगे ना खिसक करके ये क्या सीधा ऐसे टर्न हो जाएगा, गिर भी सकता है बिना खिसके। तो ये जो गिरता है ऐसे करके मुड़ता है ना इस एंड पर, कि ये जो कॉर्नर ये एंड पर है, इस एंड के अबाउट ये मुड़ता है, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टॉपलिंग। अगर हम यहीं पर फोर्स लगा देते तो आगे की तरफ खिसक जाता, तो उसको स्लाइड कर जाता, उस कंडीशन को टॉपलिंग नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम किसी ऐसे जगह पर फोर्स लगाएंगे, ये क्या है, ऐसे करके मुड़ जाता है। तो सर ये एक्सेल पे स्पेयर मतलब ये नहीं क्यूबिकल बॉडी के लिए है, ठीक है। आपको क्यूबिकल मुड़ेगा कैसे, इस एंड के अबाउट क्या है, इसको रोटेट कर देना, इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टॉपलिंग। तो देखिए इसमें होता क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें होता क्या है, टॉपलिंग के बारे में देखेंगे। टॉपलिंग कंडीशन की टॉपलिंग कब हो सकता है, एक ट्यूब रखा हुआ, ये एम मास की बॉडी है, ठीक है, ये रफ सरफेस है, रफ फ्रिक्शन है तभी ये टिका हुआ है, नहीं तो जैसे जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे आगे नहीं सकता। हमने यहां से एल हाइट पर ये एच हाइट के ऊपर फोर्स लगाया, ये जो लेंथ है वो क्या है, क्यूबिकल बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास से नीचे से लगाएंगे ये तो हाँ वो तो कंसंट्रेटेड टॉपलिंग, ठीक है। देखते हैं क्या होता है जब हम अभी नॉर्मल अभी हमने फोर्स लगाया नहीं है, ठीक है, तो इस समय क्या होगा, इसका एमजी यहाँ पर लग रहा होगा, ध्यान दें पूरा प्रोसेस को ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट के ऊपर एमजी लग रहा होगा और इसके जस्ट ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर फोर्स धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए, फोर्स बढ़ाना शुरू किए, अब यहाँ पर क्या है, जब हमने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया इसमें क्या है, अभी फ्रिक्शन लग रहा है, पता नहीं जितना फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। अब जब हम इसको खींचेंगे थोड़ा सा जब ऊपर उठेगा तो सबसे पहले क्या होगा, जब इसको करेंगे ये क्या होगा, ये साइड जो है सरफेस छोड़ेगा और इधर की तरफ आएगा फोर्स, तो अब ये हमारा mg तो सेंटर ऑफ मास पर ही लगता रहेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू होगा। समझ में आ रहा है, मतलब सर नॉर्मल रिएक्शन देखो ये देखो नॉर्मल रिएक्शन का कांटेक्ट सरफेस जो प्रेशर पड़ता है उसके परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाना शुरू करेंगे इधर से ये बॉडी क्या करना है, ऐसे करके मुड़ना है इसको, तो यहाँ से थोड़ा सा सरफेस छोड़ेगा, इधर का प्रेशर बढ़ेगा, तो अब हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो बीच में लग रहा है तो क्या थोड़ा शिफ्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन से तो नॉर्मल, लेकिन mg शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि mg के अर्थ और इसके एस के सेंटर ऑफ मास पर ही mg लगेगा, ठीक है। तो सर ये नॉर्मल एंगल में बनाया है कुछ डिस्टेंस एंगल होगा, लग रहा है एच हाइट का है, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर तो एनर्जी रहेगा ही नहीं, लेकिन अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा एंड इसका शिफ्ट होता ही जाएगा, ठीक। फ्रिक्शन जो है कुछ एफ लगेगा ही लगेगा, तो वही तो रोक करके रखा है, अगर फ्रिक्शन ही रोक करके रखते ही तो फ्रिक्शन नहीं आगे बढ़ जाता, अगर ये हमारा स्मूथ सरफेस रहता तो बॉडी सीधा आगे निकल जाती, क्योंकि कोई इसे रोकने वाला नहीं रहता, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप आगे देखिए, अब एकदम बॉडी जब टॉपर करने की कंडीशन में आ जाएगी, मुड़ने की कंडीशन में आ जाएगी, जब बॉडी टॉपर करने की कंडीशन में आएगी तो क्या होगा, ऐसे करके रखेगा
तो ये क्या सीधा ये सिर्फ ये कॉर्नर वाला पार्ट टच रहेगा। जब ये टॉपिंग कंडीशन में आ जाएगी, जब ये मुड़ने वाली रहेगी तो ये सिर्फ कॉर्नर वाला पार्ट टच होगा। ठीक है, अब मैं क्यूब पूरा दिखा नहीं सकता, 3D में कैसे दिखाऊंगा, ठीक है, तो जिस तरीके हम अंदर की तरफ उसी तरीके से, ठीक है। जैसे जब हम इसे देखेंगे फ्रंट सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें तो सिर्फ ये दिखेगा, अंदर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। उसी तरह से हमें क्या फ्रंट से ये दिख रहा है, जो इसके अंदर का पार्ट है क्यूब का वो में नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। तो जब ये टॉपर करने वाले रहेंगे, टॉपिंग कंडीशन में आएंगे, ठीक है, टॉपर करने वाले रहेंगे इस कंडीशन में आएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिंग कंडीशन। टॉपिंग कंडीशन हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए mg पे ये लगे नहीं लगेगा, ध्यान लग रहा है सेंटर ऑफ मास पर ये mg लगेगा। ठीक है, mg कहाँ लगना है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगेगा। और ये क्या हो गया फोर्स, ये क्या हो गया राइट हैंड, तो इस पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा भाग कहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर है। तो अब जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, पूरा एंड यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मल से फोकस, ठीक है। और ये फ्रिक्शन जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सर मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्या, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब जो भी रहेगा इतना है कि वो स्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रहेगी, या तो उसके इक्वल रहेगी, या तो कम रहेगी या तो उससे इक्वल रहेगी। वो होगा भी आगे फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल से कैसे है, जैसे कि ये देखो अभी ये नॉर्मली रखा हुआ है तो पूरा का पूरा उसका बीच में लग रहा है, लेकिन जैसे हम उसको मोड़ेंगे, एक जब ये एकदम मुड़ने वाली कंडीशन पर आ जाएगी तो सरफेस का कौन सा पार्ट कनेक्टेड रहेगा, यही होगा, तो इसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, समझे। इसी तरह से शिफ्ट होते हुए यहाँ पर आ गया, तो यही पता लगा इसी डायरेक्शन में लग जाएगी। सर अभी इक्वल होगा ना एनर्जी, हां एनर्जी की इक्वल पे, तो उसमें और सर वहां पे सर फोर्स को लगा दिया सर आपने, और वहां पे नॉर्मल भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहां पे कॉर्नर को उठाना है तो वहां पे कहां पर शिफ्ट कॉर्नर को सेकंड वाले, मतलब अब दिखा नहीं रहा वो उतना, थोड़ा सा हल्का उठेगा किस तरह से दिखा, समझे। मतलब ये है, आप ये चीज अब देखो प्रैक्टिकली मैं तो दिखा रहा हूं, क्या ये बॉडी जो है टॉपर बिना उठे हुए कर जाएगी, जब यहाँ से फोर्स लगाएंगे कि टॉपर तो बिना उठे हुए नहीं करेगी, तो वो तो सरफेस छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो अब टॉपर करने के लिए क्या होना चाहिए, अब देखो क्या हो रहा है, ये जो एफ जो है इसे इस डायरेक्शन में झुकाने की कोशिश कर रहा है, और mg इसको क्या कर रहा है, वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो टॉपर कंडीशन करने का क्या होना चाहिए, ये जो f मैक्सिमम का फोर्स है इसके अबाउट जो टॉर्क और इसके अबाउट टॉर्क कम से कम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डीलर यहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल का इक्वल या ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिनिमम फोर्स जो लगाना पड़ेगा, तो क्या होना पड़ेगा, जो टॉर्क है उसको हम इक्वल करेंगे, तो टॉर्क कितना होगा, F into H is equal to mg into L by 2, ठीक है, F into H is equal to mg into L by 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखना चाहेंगे, अगर हमें फाइंड करना रहेगा कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसे कपल करवाने के लिए, तो वो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, mgl upon 2h, mgl upon 2h, समझ में आ रहा है, mgl upon 2h, ये इतना फोर्स लगेगा, लेकिन ये ही कंडीशन नहीं है, ये तो इतने फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टॉपल करने का एक और कंडीशन है कि अगर ये फ्रिक्शन कम हो जाए, अगर ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसकी वैल्यू अगर कम हो जाएगी इससे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो ध्यान में रखना है ये जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन या इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है, यही बात आप कर रहे थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए। और ये फ्रिक्शन जो है वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
ये फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा। तो आगे हम कह सकते हैं mgl/2 किसके इक्वल होगा, म्यू एम जी। म्यू एम के इक्वल होता है, एम क्या रहेगा, mg रहेगा। तो यहाँ से एल से एल कैंसिल रहेगा, यानी म्यू जो है मतलब डॉपलिंग होने के लिए म्यू की वैल्यू मिनिमम l/2h होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिख रहा है तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो म्यू मिनिमम जो म्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू l/2h होना चाहिए। या तो बोला जाए कि टॉपिंग होने का मिनिमम कंडीशन क्या है, मिनिमम जो होना चाहिए म्यू मिनिमम जो है कम से कम l/2h होना चाहिए। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कंडीशन में कि अगर दे दिया सारी चीजें पूछेगा तो उसका मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम यहां से फाइंड कर लेंगे, l/2h लिख लेंगे और वहां से मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है। या तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से कब ये टॉपिंग करेगा, तो हम देख लेंगे म्यू मिनिमम इससे ज्यादा जो भी होगा उसमें टॉपिंग कर जाएगा, इससे इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नोट सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है देखो कभी भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? तो हम जितना यहाँ अप्लाइड करते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू भी तो उतनी ही रहेगी। तो भी देखो जब हम यहाँ पर फोर्स अप्लाइड करेंगे, जब फोर्स अगर सपोज दैट कि 10 न्यूटन रोक पा रहा है, हमने यहाँ 12 न्यूटन लगा दिया तो बॉडी आगे बढ़ जाएगी, तो आगे बढ़ेगी तो टॉपलिंग तो होगी नहीं, वो तो फिर स्लाइडिंग होगी। समझना, हम बराबर इस तरीके से रोटेशन के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हुए। तो सर ये प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा एज्यूम देखो पूरा का पूरा रोटेशन एज्यूम करने वाला। तो सर यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो टॉपिंग यू, हां ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो टॉपिंग स्लाइडिंग सर ग्रेविटी इज अप्लाइड। नहीं ये देखो एलिमेंट की फिजिक्स में क्या है कि हम चीजों को देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्वेल्थ फिजिक्स में होती है कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं और सर इसमें विजुअलाइज करना पड़ता है। उसमें क्या इलेक्ट्रॉन पकड़ करके नहीं देखो, उसमें फार्मूला रहता है, टिपिकल से फार्मूले आते हैं, वहां से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्लास में। लेकिन यहाँ पर है फार्मूला टिपिकल से कंडीशंस चेंज हो जाता है। इंटर की थोड़ी इजी है, मैकेनिक्स की मतलब मैकेनिकल लेवल थोड़ा हाई से इंटर। हां मतलब 12th की जो फिजिक्स है वो 11th के रिलेटिवली ज्यादा इजी है। हां इजी लगती है ये तो बड़ी तो रोटेशन तो खत्म हो गया भाई, फील नहीं होने दिया, मैकेनिक्स खत्म हो गया। मतलब मैं आया चलो नोट करो। तो ये सेकंड वाली कंडीशन बनाइए, इसमें थोड़ा होना होगा। हां सब मैं नोट कर लिया, थोड़ा ज्यादा और नहीं लिखाओगे तो कुछ सब थोड़ा नहीं चल गया सर। जो बाइक से स्टार्ट करते हैं वो भी तो फिर टॉपिक हो गया ना, वो सारी चीजें टॉपिक रोटेशन ये सारी चीजें पीछे से नहीं हटा रहे हैं। हां चलो ठीक है हां सोनिया गांधी को भारत रत्न देने का मान लीजिएगा रिश्ता, वो तो भारत की है, उससे क्या फर्क पड़ता है, भारत का भाई यहाँ पर कांग्रेस का सपोर्ट सर वो अभी तक प्रधानमंत्री से हमारे नहीं हुआ है, भारत के क्या भारत के प्रधानमंत्री नहीं कांग्रेस के जो भारत के प्रधानमंत्री से बना दिया था मनमोहन सिंह को, नहीं आया अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसके जो उसके पॉलिटिकल रीजन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है
यस सर, भारत का निवासी होने के लिए भारत में जन्म लेना कोई जरूरी नहीं है। भारत का निवासी होने के लिए भारत में जन्म लेना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ नागरिकता होनी चाहिए। नागरिकता है वो बन सकती थी, सोनिया गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन इतने ज्यादा विरोध, इतनी सारी चीजें वो नहीं बनी। तो मैं मनमोहन सिंह को अच्छा उससे अच्छा प्रभाव खर्च सही है, सब सारे है। तब राजनीतिक भाई कोई बीजेपी का सपोर्टर बैठा होगा, कोई कांग्रेस का सपोर्टर बैठा होगा, किसी समाजवादी पार्टी का सपोर्टर बैठा होगा, ऐसा सही है। आपके आगे सब लोग लंबे हैं क्या चलो नोट करो लंबे मोस्टली लोग तो ऐसे ही आगे थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं, छोटे लोग नहीं, जैसे नॉर्मल रखते हैं इस तरह से। लंबे होते हैं जो बाइक से सबसे बेहतर होते हैं हरियाणा के। तो जितने भी वो ओलंपिक में प्लेयर्स हैं मोस्टली हरियाणा के खेल कूद में सपोर्ट किया जाता है। हमारी जो नीतियां हैं वो खेल कूद को सपोर्ट करने के लिए सरकार को खेलने कूदने में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और इधर जैसे आप इंडिया जाइए, बिहार जाइए, यहाँ मतलब कुछ भी पढ़ना, सरकारी नौकरी करना, यूपी का कोर्स है, खाना है, मतलब कुछ नहीं करना, अपना समाजा और चलिए हो गया। क्या झारखंड की सरकार कैसी अच्छी है, मेहनत कर रहा है, बाप उसके पिता का कराया हुआ पार्टी था, उसको बढ़ा रहा है। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन। क्वेश्चन तो कर लीजिएगा, कोई कर उतना कर लीजिएगा जो है और बाकी क्वेश्चन कर लेंगे जो ना करेंगे। मेरे ख्याल से देखिए रोटेट क्या टॉपिक का वैसा कोई क्वेश्चन नहीं मिल गया। और देखिए जितना रोटेशन आपको बता दिया गया है वो उसी के लिए इम्पोर्टेंट, समझे। देखिए जितना आपको बता दिया गया उतना क्लास नोट्स के अगर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व रहेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट कवर अप हो गए, ठीक है। इससे ज्यादा किसी तरह का कहीं की अब बात रहा हर एक टाइप का, अगर क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 60 के अराउंड क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल होंगे नोट्स में, 50 के लग अराउंड तो होंगे सर। क्या 80 अब ये नहीं पता जितने भी होंगे कम से कम उतने क्वेश्चन जो है ये जो आपके क्लास नोट्स में मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर उतना क्वेश्चन अगर आप कर लिए, उतने कॉन्सेप्ट आपके पास रहा और 2019 का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो भी आपके पास जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इतना अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा। और ऐसा कभी मत सोचिएगा आप लोग कि बैठ करके बाद में सॉल्व कर लेंगे। जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ते जाएंगी इतनी मोटी नोट्स हो जानी है कि देखने का हिम्मत नहीं हो पाएगा बाद में, इसलिए रिवीजन कंटिन्यू रखना है, तो चाहे पीछे का टॉपिक हो या आगे का टॉपिक हो, ये रिवीजन को कंटिन्यू रखना है। रिवीजन आपका छूट जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो आए होंगे नीट में या जेईई में वो आसान भी लग जाएंगे। नीट वाले बच्चों को नीट के क्वेश्चन आसान लगेंगे, बहुत आसान लगते होंगे, लेकिन वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप अभी अभी उसको पढ़े हैं। यही अगर आप एक महीने छोड़ दें, 1 महीने या 1.5 महीने छोड़ देते हैं, उसके बाद वही क्वेश्चन टफ करने लगते हैं। और अपना प्रिपरेशन हमेशा जो थोड़ा सा अपर लेवल मेंस लेवल का होना चाहिए। अगर नीट क्वालिफाई करना है तो आपको मेंस लेवल का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, और मेंस क्वालिफाई करना है तो मेंस से थोड़ा अपर लेवल का
हाँ, मैं से थोड़ा अपर लेवल का प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं, समझे। चलिए, और कांग्रेचुलेशन, आपको मैकेनिक्स से बाहर आ गए, ठीक है। उतना भी भयावह नहीं था जितना आप लोग सोच करके बैठे हुए थे कि मैकेनिक्स में डरावना। ग्रेविटेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, समझे। जैसे एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर, एक मास का दूसरे मास के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, क्या फोर्स लगाता है, उससे क्या प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखिए, ग्रेविटेशन के नीचे लिखिए, स्टडी इफेक्ट एंड एनालिसिस, स्टडी कॉमा इफेक्ट एंड एनालिसिस, हेडिंग स्टडी कॉमा इफेक्ट एंड analysis, study comma effect and analysis related to gravitational field, related to gravitational field, related to gravitational field and forces in surrounding of masses and earth, in surrounding of masses and earth, in surrounding of masses and earth, ठीक है। मतलब इसे फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, 11th में भी पढ़े हुए हैं। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सर दो मास है तो उनके बीच कोई भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, कोई भी दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और अगर दोनों मास के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो दोनों में इक्वल होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। रेसिप्रोकल जो रहता है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस पे स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हमें दोनों इक्वेशन से अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है F is directly proportional to m1 m2 by r square, ठीक है। F is directly proportional to m1 m2 by r square। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा g m1 m2 by r square, g m1 m2 by r square, ठीक है। यहाँ पर जो ये g है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया कि किसी भी परिस्थिति में g की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, चाहे इसको वैक्यूम में रखो या किसी मास में रखो या तो किसी भी मीडियम में इसको ले जाकर के दोनों मास को रख दो, g की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट सिस्टम में हो गया, सीजीएस में लिखेंगे तो हो जाएगा 6.67 into 10 raised to power, क्यों लिख रहे हो, क्या करोगे बाद में, न्यूटन मीटर सॉरी 10 raised to power -8 डाइन सेंटीमीटर, डाइन फोर्स का यूनिट है, ठीक है, कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर।
समझ में आ रहा है? पर ग्राम स्क्वायर। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है? ठीक है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, एक चीज और ध्यान में रखना है कि फोर्स ऑफ इंटरएक्शन जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, दोनों बॉडी के ऊपर सेम रहेगा। और नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो नेचर वाइज क्या रहता है, हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव रहता है। और यहाँ पर देखो, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहें और इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं हमारा आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हम ये कहेंगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ये लिख देते हैं फोर्स ऑन बॉडी टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है, और ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू बॉडी टू, या तो ड्यू टू मास टू, ये m1 है, अच्छा ये m1 है, फोर्स ऑन वन है ड्यू टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लिख दे या नहीं लिख दे, तो हम यहाँ कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर हम चले जाए तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों फोर्स ऑन वन बॉडी टू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या रहेगी, दोनों अपोजिट रहेगी, एक का फोर्स देखो फॉरवर्ड में जा रहा है, एक का फोर्स क्या है, बैकवर्ड में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पर ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। चलिए यहाँ तक ही, अच्छा वेक्टर फॉर्म में इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसे अगर हम लिखना चाहें cos21 वेक्टर इसे ही लिखते हैं, दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें cos F21 वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का तो सेम लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा Gm1 m2 by r स्क्वायर, लेकिन अभी ये देखो वेक्टर और वो स्केलर है तो उसे हम उस स्केलर को हमें क्या करना पड़ेगा वेक्टर के फॉर्म में, लेकिन अब देखो मेरा r वेक्टर इधर है और F21 वेक्टर क्या है, इधर आ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ r कैप से मल्टीप्लाई, वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं r कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में F21 क्या बोल रहा है, इधर जाएंगे, इधर का डायरेक्शन है, और हमारा r वेक्टर का साइन हमने इस डायरेक्शन में लिया, r वेक्टर हमने ये रहा, ये r वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Gm1 m2 by r स्क्वायर इनटू r कैप, ठीक है, r स्क्वायर अपॉन r कैप। इसे और हम अगर लिखना चाहें तो r कैप को हम लिखते r वेक्टर अपॉन r, मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है, आप लोग वेक्टर में शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े, एक m1 m2 r वेक्टर अपॉन यहाँ r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r यानी मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मॉड ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब, तो फिर दो तो पहले से है, एक और आ गया तो क्या होगा r क्यूब, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर वाले नहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, 3-4 दिन और पढ़ लीजिए, ठीक है, अब इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकता हूँ, समझे। मौसिन कोई डाउट, अच्छा अच्छा ये बस बस बात नहीं करना उसमें, घर वाले तो मैं खुद से की बहुत अच्छा इधर
हैंडराइटिंग से फायदा होता है बोर्ड में, और बोर्ड में खाली ग्रेजुएशन में फायदा होगा। हैंडराइटिंग अगर आपका सही है ना तो बोर्ड में फायदा होता है। और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं करेंगे, यानी ग्रेजुएशन मतलब हो गया इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल हो गया, उसको मैं ग्रेजुएशन, ठीक है, तो उसमें भी फायदा होता है। कैसे ग्रेजुएशन कहते हैं उसको? ग्रेजुएशन मतलब कि हाँ बैचलर और ये कोई भी बैचलर डिग्री हो गया, मेडिसिन मतलब कोई भी आपका जो एमबीबीएस जो होता है वो ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों की डिग्री देता है। बीटेक जो होता है वो भी आपको बैचलर का ही डिग्री देता है। बस यही है कि वे प्रोफेशनल कोर्स। यहाँ पर क्या देखो फोर्स जो लग रहा होगा सब, देखो एक चीज तो हमें पता है कि हमसे क्या पूछा गया, एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो जब एक्सीलरेशन पूछा गया है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ये चीजें तो सबको पता है। तो हम फोर्स देखेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जी m1 f2 अपॉन r स्क्वायर। m1 क्या है 2 into 1 upon r square, यानी क्या हो गया 10 का स्क्वायर, तो 2g/100। ठीक है, 2g/100 रहने देते हैं, g by लिखेंगे 6.67 into 10 raised to power -11, तो होना तो वही है, कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका 2 kg मास, इसके ऊपर भी सेम फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी सेम फोर्स लग रहा है, तो हम फोर्स अपॉन क्या लिख देंगे, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हमारा कितना है 2g/100 और मास कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया g/100। अब रख दो भाई 6.67 into 10 raised to power -11 था, तो यहाँ पर 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या चलेगा 10 raised to power -13। यहाँ पर नीचे में 10 स्क्वायर है ना, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 6.67 into 10 raised to power -13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6.67 into 10 raised to power -13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 masses m1 and m2, 2 masses m1 and m2 are placed two masses m1 and m2 are placed at a distance d with each other at rest condition. Two masses m1 and m2 are placed at a distance d at rest condition. ठीक है, find the point
find the point from mass m1 at the line joining two masses where net force on third particle will be 0. Third particle will be 0. थर्ड पार्टिकल को एरो इधर कर लीजिएगा इफ प्लेस्ड, अगर रखा जाए। क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो मास m1 m2, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो बोल रहा है दोनों m1 से वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट कीजिए जो m1 और m2 दोनों को ज्वाइन कर रही है, जहां पर अगर हम तीसरे किसी पार्टिकल को रखें तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। वही बात है, बिना सोचे आंसर दे देंगे, बिना सोचे नहीं बोल रहा है, बिना सोचे कुछ काम करोगे तो क्या बहुत बुरी स्थिति होगी जिंदगी में, बहुत बुरा है। समझा करो ये क्या है m1, क्वेश्चन ये बोल रहा है m1 है, m1 से ये क्या है m2 कितने डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर। बोल रहा है ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट पर था जहां पर हम किसी थर्ड पार्टिकल को रखें, मान लो स्मॉल m को रखें, तो यहाँ पर क्या है इस पॉइंट के ऊपर नेट जो क्या हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस यही डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए बोला है, ये m1 से डिस्टेंस x है, ये x हमें पता करने के लिए बोला है। तो बैठ क्या है, सॉल्व करो। सोचो दिमाग लगा थोड़ा बहुत। सर d रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। वेरी गुड, सही है। सर मेरा भी एक यही है जो बीच वाला पॉइंट में लिया है सर, रूट अंडर m1 d अपॉन रूट अंडर m1 m2 प्लस रूट अंडर m1। वेरी गुड, सही है। तो हम बाहर नहीं लेंगे, बाहर किसको लेंगे, बाहर लेंगे सर जैसे दो, जरूरत नहीं, बाहर में भी 0 हो ही नहीं सकता। देखिए इसमें करना क्या, आपको देखो इस पॉइंट पर बोल रहा है नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स क्या है, देखो यार m1 इसको अपनी तरफ खींच रहा है f1 और m2 इसको इधर खींच रहा है f1, और क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, तो अंदर ही फाइंड करना। अगर बोल देता किसी भी पॉइंट पर तो हम क्या सोच सकते थे, इधर भी 0 के बारे में सोच सकते थे, इधर 0 हो ही नहीं सकता, तो m1 भी इसको इधर ही खींचेगा और m2 भी इसको क्या करेगा, इधर ही खींचेगा, तो 0 कभी हो ही नहीं सकता इधर। ठीक है ना, इधर देखो m2 भी इसको इधर खींचेगा और f1 भी इसको इधर ही खींचेगा, इधर भी 0 हो ही नहीं सकता है, तो जब भी होना होगा कहां होगा, बीच में ही होगा। ठीक है, तो f नेट को 0 होने के लिए हम क्या कर देंगे, f1 क्या कर देंगे f2, तो f1 क्या हो गया g m1 into m upon x square, तो प्रॉब्लम एक फोर्स लगेगा ना g m1 m2 upon डिस्टेंस जो x, और यहाँ पर f2 कितना हो जाएगा g m2 into m upon, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है d minus x, तो ये क्या हो गया d minus x का स्क्वायर, gm कैंसिल हुआ, gm कैंसिल हो गया, स्क्वायर है पूरा रूट कर देंगे दूसरे को, तो यहाँ क्या लिख देंगे रूट अंडर m1 into upon x और रूट अंडर m2 into d minus x। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन इसको इधर लेकर उसको इधर लेकर
ठीक है, तो x जो रहेगी वो हो जाएगी d, ऐसा सीधा लिखता हूँ रूट अंडर m1 अपॉन रूट अंडर m1 प्लस रूट अंडर m2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक और चीज नोट ध्यान में रखिएगा, ये जी का फाइंड किसने किया था, जी की वैल्यू को फाइंड किसने किया था? कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने फाइंड किया था। CA कैवेंडिश, CAVANDISH क्या हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जी की वैल्यू को जो कैलकुलेट किया था, फाइंड किया था, वो हेनरी कैवेंडिश था। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखिए आज का। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास two particles of equal mass go round a circle, revolve around a circle, revolve around a circle, revolve around a circle of radius capital R, of radius capital R. Under the action of their mutual gravitational force, under the action of their mutual gravitational force, under the action of their mutual gravitational force, find the speed of each particle. Find the speed of each particle. Find the speed of each particle. देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये रहा, ठीक, और ये दोनों m मास के बॉडी है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, दोनों जो सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि आप सबको पता है कि सर्कुलर पाथ पर बॉडी को रोटेट करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होता है, उसे कोई और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है, जो भी दे, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको चाहिए ही चाहिए, कितना चाहिए, mv²/r। अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसे कितना चाहिए, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हर कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग देता है, जैसे रस्सी में बांध करके ऐसे घुमा रहे होते हैं तो क्या रहता है कि जो रस्सी का टेंशन रहता है वो क्या देता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है। उसी तरह यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे कौन प्रोवाइड करेगा, इस कंडीशन में जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस r है, ये सेंटर से r है, तो हमने mv²/r लिख दिया, और ये डिस्टेंस क्या है, r/r। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, gm × m/2r का स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो mv²/r है ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे mv²/r gm²/4r²। तो r से r कैंसिल हो गया, m से em कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर v की जो वैल्यू आ गई और √gm/4r हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को एडवांस कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी ना पूछ करके काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है, पार्टिकल का, जो दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से जा रही है, मास m है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²।
सिंपली आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में। क्या दूसरा वाला उसकी हाँ तो सेम ही रहेगी ना, दोनों पार्टिकल तो सेम ही एक दूसरे के ऊपर इसी सेंटर की तरफ ही खींचेगी और अपोजिट रहेगी जस्ट, ठीक है। बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में तब तक हो गया लर्निंग आप लोग। Yes, sir. Thank you, sir.